साथियों, आप सभी का विजन ग्राम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या अंतर है और इन दोनों के क्या गुण दोष हैं, इस चीज़ के बारे में देखेंगे और यह भी देखेंगे कि भारत ने आखिर संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया। तो इन सब बातों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है क्या। तो अगर यदि हम आधुनिक लोकतंत्र को देखें तो आधुनिक लोकतंत्र की जो सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, ये मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक तो संसदीय सरकार होती है अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था वाली, दूसरी जो होती है वो राष्ट्रपति सरकार या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली होती है। अब इन दोनों में जो यह विभेद है संसदीय और राष्ट्रपति का, यह विभेद सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो संबंधों की जो प्रकृति है कि इन दोनों के मध्य कार्यपालिका और विधायिका के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं, इन संबंधों की नेचर या प्रकृति के आधार पर ही यह जो डिवीजन किया गया है संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, यह किया गया है। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था के संबंध में। तो संसदीय व्यवस्था यदि हम देखें इसमें तो कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब इन कार्यपालिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विधायिका के प्रति होती है। वहीं यदि हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में बात देखेंगे तो कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो होती है वो उत्तरदायी नहीं होती है। वहाँ पर कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। कुछ अन्य बातों को देखें, मतलब कुछ अन्य अंतरों को यदि देखें तो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कैबिनेट सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें जो कह सकते हैं जो पावर का जो केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में निहित होती है। तो इसलिए कैबिनेट सरकार भी इसे कहा जाता है। यदि इसको देखें कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रचलन है अर्थात किन देशों में इसको अपनाया गया है, तो ब्रिटेन सबसे बड़ा उदाहरण है, जापान है, कनाडा है और अपना भारत भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो ये सारे देश जो हैं ये ऐसे देश हैं जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब वहीं राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति जो शासन व्यवस्था है या जो राष्ट्रपति सरकार होती है उसको गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यदि इसके प्रचलन को देखें कि कहाँ कहाँ पर यह व्यवस्था है तो यह व्यवस्था सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका यूएसए है अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है। ब्राज़ील में भी राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है। रूस है, श्रीलंका है। तो ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था पाई जाती है। तथा एक तथ्य याद रखिएगा कि आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था के संबंध में कहा था कि संसदीय व्यवस्था जो होती है उसको इन्होंने कैबिनेट व्यवस्था कहा था। इसीलिए कहा था क्योंकि इसमें जो शक्ति का जो केंद्रण होता है वो कैबिनेट में निहित होता है। कुछ अन्य बातों को यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान है इसमें केंद्र और राज्य दोनों में, मतलब दोनों स्तरों पे सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। यदि आप केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में क्या होता है? संसद होती है, राष्ट्रपति होते हैं और आपका प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार से यदि आप राज्य में आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर विधानमंडल होता है, फिर आपका राज्यपाल होता है और आपका मुख्यमंत्री होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है या यह जो व्यवस्था है ये क्या है? संसदीय स्वरूप की है। तथा यहाँ पर दो आर्टिकल जो है उनको याद रखिएगा। पहला है आर्टिकल 74 और 75। इसमें बताया गया कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा की गई है, जबकि आर्टिकल 163 और 164 में राज्यों में जो संसदीय व्यवस्था है उसके संबंध में चर्चा की गई है। अब हम लोग यहाँ पर संसदीय सरकार की विशेषताओं और गुणों को देखेंगे कि संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या गुण हैं। और ये जो विशेषताएं और गुण हैं इनको हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। तो इसमें जो पहला गुण पाया जाता है या पहली जो विशेषता होती है संसदीय शासन व्यवस्था की कि यह एक नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका में दोनों यहाँ पाई जाती है। मतलब एक नामिक कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका। कैसे इसको समझ लेते हैं? तो जो राष्ट्रपति होता है वो नामिक कार्यपालिका अर्थात विधित कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक या वास्तविक कार्यकारी होता है। हमारे शासन व्यवस्था मतलब जो देश में हमारे अपनाई गई है संसदीय शासन व्यवस्था, इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ स्टेट तो होता है परंतु केवल नाम मात्र का होता है। उसके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं परंतु मेनली जो कार्य किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मतलब वास्तविक जो कार्यकारी अधिकार होते हैं वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति होता है, राज्य का जो मुखिया होता है वो नामिक होता है, ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। सरकारी सारे काम करती है तो सरकार का मुखिया होता है। तो यहाँ पर क्या है? राज्य का मुखिया अलग होता है, सरकार का मुखिया अलग होता है।
यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य का मुखिया कौन होता है या देश का मुखिया कौन है, तो राष्ट्रपति है। जबकि सरकार के मुखिया की बात की जाएगी तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तथा यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 74 है संविधान का, इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न करने में परामर्श देगी। साथ ही राष्ट्रपति जो होते हैं परामर्श मानने को बाध्य होते हैं। मतलब वही हुआ कि राष्ट्रपति जो होता है केवल नाम मात्र होता है, सारे कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। परंतु राष्ट्रपति जो होता है वह कार्य तभी करता है जब उसको मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, जब वो सलाह देता है। और राष्ट्रपति को उन सलाहों को मानना जो है या उन परामर्शों को मानना और उन पर अमल करना अनिवार्य होता है, अर्थात बाध्यकारी होता है। दूसरा क्या है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। तो होता है क्या है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है चुनाव में, उसका जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा इस शब्द पर नियुक्त के संबंध में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को के बारे में कि क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, और एक और ऑप्शन होता है। तो 4 ऑप्शन में से हमें चुनना होता है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो होता है ये नियुक्त किया जाता है, इसको निर्वाचित नहीं किया जाता है। निर्वाचन किसका होता है? तो निर्वाचन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अर्थात जो संसद के सदस्य होते हैं, उनको उनका निर्वाचन होता है। और जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं वो लोग जिस पार्टी का बहुमत आता है वो एक अपना नेता नियुक्त करती है कि ये हमारा नेता होगा, और जो राष्ट्रपति होता है उसे एज ए प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित किया जाता है, क्योंकि उसके लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है। साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर जो होता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, उन प्रधानमंत्री के परामर्श पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत कार्य करते हैं, अर्थात जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक। और ये इच्छा किसके आधार पर होती है? प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर होती है। जब प्रधानमंत्री कह देगा कि इनको हटाना है तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा देगा। अगला क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। जो आपका संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। ऐसा आपको यदि अनुच्छेद 75 देखेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो लोकसभा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है, यदि लोकसभा यह चाह ले। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है या जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। अब अगला इसकी विशेषता देखते हैं राजनीतिक एकरूपता की। तो जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें सामान्यतः जो मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं मेनली, और इस तरह उनकी जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो एक समान होती है। यदि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में भी जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वसम्मत के प्रति बाध्य होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है। अगली इसकी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व के संबंध में। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल तीनों का क्या होता है? नेता होता है। इसके अलावा अगली विशेषता यदि देखें तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य देखने को मिलता है। तो संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है, तथा कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप दोनों के बीच विवाद के अवसर बहुत कम होते हैं। यदि आप देखें भारतीय शासन व्यवस्था को तो इसमें क्या होता है कि जो संसद होती है, संसद में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस बहुमत वाले दल का ही क्या होता है? सरकार बनेगी। और जो सरकार में जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद में क्या होंगे? इसी संसद से ही लोग शामिल किए जाते हैं उस दल के द्वारा। तो क्या होता है कि दोनों में, सरकार में और
जो आपकी विधायिका होती है, दोनों में ही क्या होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये विवाद के अवसर होते हैं बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। आगे चलें तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। ये इसकी विशेषता होती है कि यह एक उत्तरदायी सरकार होती है। कैसे? तो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। जो मंत्री होते हैं वो अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमने पहले ही बात किया कि इनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, तथा जो संसद होती है वो मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे कि प्रश्नकाल के माध्यम से, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अगला है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें यह विशेषता पाई जाती है कि इसमें निरंकुशता का प्रतिषेध होता है। मतलब निरंकुशता सामान्यता देखने को नहीं मिलती है, और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। सामान्यता जो आदर्श कंडीशन होती है उसमें निरंकुशता देखने को नहीं मिलती है। ऐसा होता क्यों है? तो इस व्यवस्था के तहत जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो एक समूह में निहित रहती हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में निहित नहीं होती, बल्कि एक समूह में निहित होती है। इस समूह को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है उसमें जो सारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति में होती है, जबकि यहाँ पर एक समूह में होती है। तो जब कोई समूह होगा तो उसके निरंकुश होने का खतरा जो होता है वो कम होता है, और एक व्यक्ति के निरंकुश होने का खतरा ज़्यादा होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो मंत्री परिषद है वो निरंकुश नहीं हो सकती है, परंतु आदर्श कंडीशन में यही माना जाता है कि जो चूंकि यह एक समूह के माध्यम से यहाँ पर कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल होता है, तो इसके निरंकुश होने की संभावना थोड़ा कम होती है। तो ये जो व्यवस्था है कि एक समूह में कार्यकारी शक्तियां होंगी, तो यह जो प्रतिकृत व्यवस्था है ये कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाने का कार्य करती है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि जो कार्यकारिणी या कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। यदि वह निरंकुश भी हो सकती है, यदि वह कुछ गलत भी कर रही है तो एक ऑप्शन है कि उसके प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं तो संसदीय व्यवस्था की एक अन्य खासियत यह है कि ये वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करती है। कैसे करती है इसको समझ लेते हैं। तो जो राज्य का जो मुखिया होता है, जो सत्तारूढ़ दल का जो मुखिया होता है, वो यदि बहुमत खो देता है, मतलब संसद में, लोकसभा में यदि वह बहुमत खो देता है, तो विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जो है आमंत्रित कर सकता है। यदि विपक्षी दल ये कहें कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, तो यह जो है राष्ट्रपति है या जो राज्यों में राज्यपाल है वो विपक्षी दल को यह मौका दे सकता है। तो अर्थात नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में यदि आप कर्नाटका में देखें या आप मध्य प्रदेश में देखें, तो पहले एक पार्टी की सरकार थी, कुछ समय बाद क्या होती है, दूसरी पार्टी की सरकार होती है। यहाँ पर दोनों बार, एक बार चुनाव होता है, जब दूसरी बार सरकार दूसरे पार्टी की बनती है तो वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं कराया गया था, बल्कि जब विपक्षी पार्टी थी जिसने कहा कि हम विश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, तो उनको राज्यपाल ने इनवाइट किया कि आप अपना बहुमत प्रकट करिए और सत्ता में सरकार बनाइए। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डॉक्टर जेनिंग्स थे, इन्होंने इसके संबंध में कहा था कि जो विपक्ष का नेता होता है वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। तो ये पूछा जाए कि यह किसका कथन है कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, तो ये डॉक्टर जेनिंग्स का कथन था। अब इसकी अन्य विशेषता या गुण की बात करें तो यहाँ पर आपको व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो यह इसका एक महत्वपूर्ण गुण है संसदीय शासन व्यवस्था की, इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। कैसे? जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें कार्यपालिका जो होती है, अर्थात जो मंत्री परिषद होती है जो कार्य करती है, वो लोगों के समूह से गठित होती है, और इस प्रकार यह संभव है कि सरकार में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि जो सांसद चुने जाते हैं या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से या अलग अलग समूहों से और अलग अलग जगह से चुन के आते हैं, तो उनमें क्या होती है कि उनमें विविधता ज़्यादा होती है, और वो जब सरकार में शामिल होते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है वो अलग अलग वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और जो प्रधानमंत्री होता है उसकी ये कोशिश होती है कि जब वो अपने मंत्रिपरिषद गठन करे तो अलग अलग समूह के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान करे। अब यह तो विशेषता और गुण की बात थी। अब हम संसदीय व्यवस्था के दोष की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी यह है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसको अस्थिर सरकार माना जाता है, कि इसमें स्थिरता की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को, जो गठन होती है ये सरकार को अस्थिर कर सकती है। मतलब कि मान लीजिए कोई सरकार है, कुछ दिन वो शासन चलाते हैं, कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ दिनों के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, और वो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से उनको क्या है,
अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। तो यहाँ पर स्थिरता नहीं है। या हो सकता है कि मान लीजिए एक टाइम पे कोई राजनीतिक पार्टी है और दूसरी जो विपक्ष है, दोनों में जो सीटों का अंतर है वो बहुत कम है। तो मान लीजिए विपक्ष ने क्या किया कि इनके सत्ता पक्ष के कुछ जो विधायक हैं या जो सांसद हैं उनको अपने तरफ मिला लिया या राजनीतिक दल परिवर्तन करा लिया, तो भी क्या है, सरकार गिर जाएगी। या जो गठबंधन की सरकार होती है वहाँ पे भी क्या होता है, अस्थिरता पाई जाती है। जैसा कि यदि आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो जो अभी हाल ही में कर्नाटक या जो मध्य प्रदेश में जो सरकारों का गठन हुआ, तो वहाँ पे इसी तरह की स्थिति, राजनीतिक दल परिवर्तन हुआ या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये इन चीज़ों की वजह से क्या है, वहाँ की जो सरकार थी एक बार चुनाव होने के बाद 5 साल तक नहीं चली, कुछ महीनों या कुछ सालों के अंतर पे ही वहाँ पे सरकार का परिवर्तन हो गया। यदि आप केंद्र में बात करें तो ऐसी आप सिचुएशन अगर देखेंगे तो मोरारजी देसाई के समय में चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारों के साथ यही हुआ कि इन्होंने 5 साल का जो टेन्योर होता है ये नहीं पूरा कर पाए। इसके पहले ही इनकी सत्ता या जो सरकार है वो गिर जाती है। आगे देखें तो इसकी एक दूसरी जो कह सकते हैं जो कमी है वह है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय शासन व्यवस्था में यह पाया जाता है कि नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती, मतलब ये संभावना रहती है कि इसमें दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता जो होती है वो बनी रहती है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात की कि किस प्रकार से सरकार अनिश्चित रहती है, तो इस अनिश्चितता के बादल की वजह से यह जो सरकार है वो दीर्घकालीन नीतियों पर कार्य नहीं कर पाती है। वो उनकी पहली मेन प्रायोरिटी क्या होती है कि वो किसी तरह अपनी सरकार को बचाए रखें, और वो ऐसे ही नीतियों को लागू करते हैं जो मतलब जल्द से जल्द जनता तक उनकी बातों को पहुंचा पाएं। वो लॉन्ग टाइम के लिए कोई मतलब नीतियों पर कार्य नहीं करते हैं। तथा सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये दूसरा कारण भी है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई सरकार 5 साल तक रहती है और कोई दीर्घकालिक नीति जो है वो 10 साल से लेकर 15 या 20-25 साल तक के लिए बनाई जाती है। तो ये 5 साल थे। अब 5 साल के बाद मान लीजिए दूसरी सरकार आ जाती है, तो जब दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो हो सकता है कि उनका फोकस कुछ अन्य चीज़ों पर हो। तो इनके जो योजनाएं, जो पहले के सरकार की योजनाएं होंगी, तो हो सकता है कि जो दूसरे पार्टी की जो सरकार आई उसका फोकस वो अपनी योजनाओं पर होगी। तो वो क्या करेंगे, वो इनकी योजनाओं में फंडिंग कम कर देंगे या दूसरी तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो ये क्या होंगी कि ये आगे नहीं चल पाती हैं। जैसे ये उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नीतियों को पलट दिया। जैसे एक नीति पलटा था वो उसका उदाहरण देखें तो जो पंचवर्षीय योजना थी कांग्रेस सरकार की, जब जनता सरकार आती है तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। पंचवर्षीय योजना बंद करके इन्होंने एक वर्षीय योजना चालू कर दी। परंतु जब इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार ने इनकी जो भी नीतियां थी उनको पलट दिया और अपनी नई नीति लागू कर दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था होती है यहाँ पर इस तरह की कमियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक अन्य कमी यह भी है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो निरंकुश भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया, तो जो कैबिनेट होगी वो निरंकुश हो सकती है या हो जाती है क्योंकि वह लगभग असीमित शक्तियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं। यदि किसी सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत है तो वो क्या करेगी, उस बहुमत के आधार पर वह अपने हिसाब से जो उनके बिल होंगे उसको वो पास करा सकती है। तो जो भी वो परिवर्तन करना चाहें या कोई संविधान संशोधन करना चाहें तो वो उस पूर्ण बहुमत के आधार पर क्या कर सकते हैं, वो संशोधन भी कर सकते हैं। यदि इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल को देखेंगे तो इनके कार्यकाल में इनकी पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत था। इसीलिए एच.जे. लास्की जो हैं इन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। अब यदि आगे देखें तो आगे है इसकी एक अन्य कमी, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। मतलब यह जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध कार्य करती है। मतलब जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसके खिलाफ है ये। कैसे? कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पहले ही चर्चा की थी कि जो विधायिका होगी उसमें भी विधायिका के लोग ही क्या होते हैं, कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इसलिए जो शक्ति का पृथक्करण है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। जो कैबिनेट है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों, जो कैबिनेट होता है वही इन दोनों के ही नेता होती है। अतः जो संसदीय सरकार की जो पूरी व्यवस्था है वो शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ चली जाती है।
इसकी अन्य कमी को देखें तो यहाँ पर अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, ऐसा इसमें एक कमी के तौर पर परिलक्षित होता है। तो ऐसा होता क्यों है कि जो संसदीय व्यवस्था है इसमें प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं, क्योंकि उनके विकल्प क्या होते हैं, संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहते हैं और वह बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं हो सकते। मतलब वो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो। यहाँ पे एक अपवाद कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का प्रेजेंट में संसद का सदस्य ना हो, परंतु वह केवल 6 माह तक ही रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं हो तो केवल 6 माह तक, 6 माह के बाद उसे अनिवार्य रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पास जो विकल्प होते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं होते हैं, उन्हें उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से चुनना होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कमी पाई जाती है कि सीमित इनके पास ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं वो अधिकांश समय क्या करते हैं, अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पाया जाता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी मंत्रालय का कोई मंत्री है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस मंत्री को उस मंत्रालय के संबंध में कोई निपुणता हासिल हो। तो यहाँ पर ये निपुणता की कमी जो है परिलक्षित होती है। यदि तो ये कुछ यहाँ पर हमने संसदीय शासन व्यवस्था के गुण, उसकी विशेषताएं और उसके दोषों के बारे में बात की। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनके संबंध में, और मेनली यहाँ पर हम अमेरिकी जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है उसको लेकर के ही हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। जैसा कि हम लोग ने संसदीय शासन व्यवस्था में देखा हमारे यहाँ कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, मतलब यहाँ अलग अलग होते हैं। परंतु इस शासन व्यवस्था में, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों का मुखिया होता है, राज्य का भी और सरकार का भी। तो एक राज्य का मुखिया होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है, मतलब वही देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो हमारे यहाँ देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और सरकार का प्रधानमंत्री करता है। दूसरी विशेषता यदि देखें तो राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, मतलब इनका टेन्योर फिक्स होता है 4 साल। अब ये 4 साल के पहले इनको नहीं हटाया जा सकता है कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे उसे जो राष्ट्रपति होता है उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। मतलब इनको हटाने का केवल एक ही, या इनके खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है उसका केवल एक ही आधार है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई गैर संवैधानिक कार्य किया गया हो। बाकी वह कुछ भी करता है उसके आधार पर उसको उसके पद से नहीं हटाया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनके जो कह सकते हैं कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। तीसरी विशेषता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई या जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं, इसकी सहायता से शासन चलाता है। और ये जो किचन कैबिनेट है ये एक परामर्शदात्री इकाई होती है, केवल मतलब इनका परामर्श देने का कार्य होता है, और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव शामिल होते हैं और इनका जो चयन और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब पूरा अधिकार जो इनको चयन करने का, उनकी नियुक्ति का, वो राष्ट्रपति के पास होता है। और ये जो किचन कैबिनेट होता है इसके जो सदस्य होते हैं ये केवल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये वहाँ के जो कांग्रेस होती है, मतलब वहाँ की जो संसद कांग्रेस कहलाती है, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब वहाँ का राष्ट्रपति जब चाहेगा तो उन्हें हटा सकता है। भारत में भी क्या है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद कार्य करते हैं, मतलब जब चाहे तो राष्ट्रपति हटा सकता है। तो यह कहा जाता है, और हटाता कैसे है कि जब प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा कि फलाने मंत्री को पद से हटा दीजिए, तो वह यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकता है। परंतु इस व्यवस्था में, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति को किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं है या किसी के परामर्श पर नहीं हटाता, वो अपने अधिकार स्वतः वो हटा सकता है। आगे देखें अगली विशेषता, तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, और जो इसके सचिव होते हैं या जो किचन कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वह ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं।
जैसा कि यदि हम भारतीय शासन व्यवस्था में देखते हैं या संसदीय शासन व्यवस्था में देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है और उनका जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके अलावा पांचवी विशेषता यह है कि जो राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति जो होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, मतलब जो कांग्रेस का जो निचला सदन होता है उसको विघटित नहीं कर सकता। परंतु यदि भारतीय संदर्भ में बात करें या संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि निचला सदन जो लोकसभा है, लोकसभा, इसको प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है। तो इनडायरेक्टली जो यहाँ के विघटन का जो पावर है लोकसभा का वो प्रधानमंत्री के पास है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देता है कि इसका विघटन कर दिया जाए तो वो विघटन कर देगा। आगे देखें, अगली विशेषता क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है शासन व्यवस्था का जो आधार है वो शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन नहीं हो पाता है। यहाँ पर सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। तो यह इसकी कुछ विशेषताएं और गुण थे। अब हम लोग ये जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है इसके कुछ दोषों की बात कर लेते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं। पहली कमी कि यहाँ पर विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच क्या होता है, टकराव देखने को मिलता है। जो यहाँ पे कांग्रेस होती है और जो राष्ट्रपति होती है, मतलब और उनकी जो कैबिनेट किचन होती है उनके बीच टकराव देखने को मिलता है। दूसरा कि यह जो व्यवस्था होती है इसे गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी कैबिनेट होती है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, वो कांग्रेस के प्रति जो होती है उत्तरदायी नहीं होती है, तो इसलिए इसको गैर उत्तरदायी माना जाता है। तीसरी इसकी कमी क्या है कि गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना बनी रहती है, मतलब जो नेतृत्व करता जो राष्ट्रपति है ऐसा हो सकता है कि वो गैर उत्तरदायी हो, जैसा कि मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ऐसा आरोप लगाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इसके अलावा इसमें एक कमी और होती है कि यह इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है, जैसे कि भारतीय व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था है इसमें प्रतिनिधित्व जो होता है अलग अलग होता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग समूह से चुन के आते हैं, तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व अधिक होता है, बल्कि जबकि यहाँ पर जो किचन कैबिनेट होती है वो सीमित होती है, तो यहाँ पर सीमित प्रतिनिधित्व होता है। आगे देखें तो ये कुछ कमियां थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर किस आधार पर भारत के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तो यदि हम बात करें तो संविधान सभा के जो सदस्य थे एक केटी शाह, ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था अपनाने के पक्षधर थे। इनका मानना था कि हमें राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए, न कि संसदीय शासन व्यवस्था को। लेकिन जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया। इसके कई सारे कारण हैं। किन कारणों के आधार पर अपनाया गया उन कारणों को देख लेते हैं। तो पहला कारण यह बताया जाता है कि व्यवस्था से निकटता, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था से निकटता। कैसे? भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही संसदीय व्यवस्था थी तथा इससे हमारी संवैधानिक परंपरा जो थी वो संसदीय बनी। मतलब जो हमने जो संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी वो एक तरीके से हमने संसदीय तरीके से ही लड़ाई लड़ी। और हम क्या थे कि इतने दिनों से ब्रिटिश शासन काल में संसदीय व्यवस्था को देखते देखते हम इसके यूज टू हो चुके थे। दूसरा, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देने की वजह से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में बताया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी या लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसको 2 शर्तें फुलफिल करना चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो उसमें जो लोकतांत्रिक कार्यकारिणी है उसमें स्थायित्व होना चाहिए जो सरकार है, और दूसरा उसमें उत्तरदायित्व होना चाहिए। परंतु दिक्कत क्या है कि जो 2 शासन व्यवस्था हैं, आपकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और जो संसदीय शासन व्यवस्था, इन दोनों में देखें तो कुछ कमी है, कुछ विशेषताएं हैं। तो मतलब आपको यहाँ बैलेंस दोनों का नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि जहाँ एक और अमेरिकी शासन व्यवस्था में, जो अमेरिकी में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, ये ज़्यादा स्थायित्व देती है, लेकिन इसमें उत्तरदायित्व कम होता है, जैसा कि हम लोगों ने गुण दोष में देखा ऊपर। दूसरी ओर जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, यहाँ पर इसमें उत्तरदायित्व अधिक होता है लेकिन स्थायित्व इसमें कम होता है। तो प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी। अर्थात जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने स्थायित्व की जगह पर उत्तरदायित्व को ज़्यादा वरीयता दी। तो उत्तरदायित्व को वरीयता देने की वजह से हम ब्रिटेन की व्यवस्था की तरफ गए और हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि हम नए लोकतांत्रिक आज़ाद हुए थे, तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो रिस्पॉन्सिबल हो और देश हित में कार्य करे। इसके अलावा तीसरा रीजन क्या बताया जा सकता है
कि विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में देखा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। संविधान निर्माताओं का मानना था कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों मतलब विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को और अधिक स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जाता। मतलब यदि संघर्ष शुरुआत में ही संघर्ष बढ़ जाएगा तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। तो इस टकराव को रोकने के लिए भी हम संसदीय शासन व्यवस्था की तरफ गए। अगली रीजन क्या था? तो भारतीय समाज की प्रकृति जो थी, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, वह भी जो है संसदीय शासन व्यवस्था को सूट करता है। कैसे? तो भारत जो है वो विश्व का सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, इसमें प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्तर के लोग जो होते हैं, अलग अलग समूह के लोग इसमें चुन के आते हैं और वो अपनी शासन में या सत्ता में क्या करते हैं, अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है कि अलग अलग वर्ग का यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो है वो होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से भारत ने जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तथा यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि 1970 के दशक से देश में इस बात को लेकर बहस एवं वाद विवाद जारी हुआ 1970 के दशक में कि हमें संसदीय शासन व्यवस्था को जारी रखना चाहिए या इसे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया चाहिए। क्योंकि शुरुआत में हमने कहा कि चूंकि हमारा लोकतंत्र अभी शुरुआती है, हम नए नए आज़ाद हुए, तो इसलिए हमें संसदीय व्यवस्था में चाहिए। अब ये कहा गया 1970 के दशक में कि हमें काफ़ी टाइम हो गया, तो क्या अब हमें राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए? तो इस मामले पर विचार करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। यह समिति का याद रखिएगा नाम, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है और इस तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए। अब आगे देखें, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे भारतीय और जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, इसमें डिफरेंस क्या है। हमने अपनाया तो है कि ब्रिटेन के मॉडल को, परंतु उनकी संसदीय व्यवस्था और हमारी संसदीय व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। हमें उन मूलभूत अंतरों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है कि ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति। यदि इसको समझें तो ब्रिटेन में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो राजा होता है और राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है, एक राज परिवार से आता है। जबकि हमारे के यहाँ क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, वो किसी एक वंश से नहीं आता या किसी एक राज परिवार से नहीं आता है, बल्कि उसका निर्वाचन किया जाता है। तो हमने गणतंत्रीय पद्धति अपनाई है। दूसरा अंतर क्या है कि ब्रिटिश व्यवस्था जो है वो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर यहाँ पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार के प्रावधान किए गए हैं। इसको थोड़ा सा समझें तो यह जो ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु होती है, मतलब वो जो चाहे कर सकती है, जबकि जो भारत की संसद होती है ये सर्वोच्च नहीं है, मतलब इसमें इसके पास पूरी संप्रभुता नहीं है। ऐसा नहीं कि जो चाहे कर सकती है। जो ब्रिटेन की संसद है उसके संबंध में यह कहा जाता है कि वहाँ की जो संसद है वो एक पुरुष को महिला और एक महिला को पुरुष बनाने के अलावा जितने भी कार्य हैं वो कर सकती है। मतलब उसके पास इतनी असीम पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो वहाँ के मूल अधिकारों को भी ख़त्म कर सकती है। परंतु हमारे के यहाँ क्या है कि हमारे के यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे के यहाँ संविधान सर्वोच्च है। मतलब संविधान के भावना के अनुरूप या जो संवैधानिक ढांचा है उसके खिलाफ जो है वो संसद नहीं जा सकती है, या ऐसा कोई बिल या एक्ट नहीं बना सकती है जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हो। क्यों? क्योंकि हमने एक लिखित संविधान अपनाया, हमने संविधान में बता दिया कि हमें क्या क्या करना है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, कोई लिखित संविधान नहीं है। तो इसके अलावा हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा है कि यदि कोई कानून बन भी जाता है किसी भी प्रकार से संसद में तो उसको उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अर्थात कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि वह संसदीय संवैधानिक मूल्यों के या संवैधानिक जो ढांचा है उसके यदि खिलाफ है तो उसको निल किया जा सकता है। और जो भारत की जो संसद है ये लोगों के मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है, जबकि जो ब्रिटिश जो संसद है वो वहाँ के लोगों के यदि चाहे तो मूल अधिकारों को भी समाप्त कर सकती है। अन्य विशेषता, अन्य अंतर देखें
तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले हाउस, अर्थात जिसको वहाँ निचले हाउस क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसका सदस्य होना चाहिए। जबकि भारत में प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि उसको लोकसभा से ही चुन के आना है। जैसे कि उदाहरण देखें तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये दोनों लोग जो थे ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये लोग राज्यसभा से होकर के आते थे। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला अंतर क्या है, तो सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य जो होते हैं वो बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। मतलब जब वो संसद सदस्य होते हैं तभी वो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में क्या है, भारत में एक प्रावधान यह है कि जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा तो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि प्रेजेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो भी उसे मंत्री पद दिया जा सकता है, परंतु यह कंडीशन है कि 6 माह तक ही। 6 माह के बाद या तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, या विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। तो यह अंतर है। इसके अलावा एक अंतर और है क्या, कि ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब वहाँ के यदि कोई उनके मंत्रालय के द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो उसकी जो कानूनी जिम्मेदारी होगी वो उसके मंत्री की होगी, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को विभाग के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। मतलब जो यहाँ पर जो कार्य होते हैं उसके मंत्रालय के द्वारा, उस पर सिग्नेचर मंत्री का नहीं होता, बल्कि उसमें जो मेन सिग्नेचर होता है वो सचिव का होता है। तो इस प्रकार से इस पर कोई कानूनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अगला क्या है, अगला यह अंतर है कि ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट या कह सकते हैं शैडो कैबिनेट की व्यवस्था पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो विपक्षी पार्टी है, यह विपक्षी पार्टी द्वारा छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट गठित की जाती है, और जो सत्ता पक्ष की जो कैबिनेट होती है उसमें जो जो मंत्री पद होते हैं उसी मंत्री पद के सापेक्ष ये एक मंत्री पद बनाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहता है। मतलब ये उनकी समीक्षा करते रहते हैं कि वो क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात इससे क्या होता है, इससे जो विपक्षी पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार भी किया जाता है। और ऐसी कोई व्यवस्था आपको भारतीय संसदीय व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये कुछ मूलभूत अंतर थे। तो यहाँ पर हमने ये इन सारी चीज़ों की चर्चा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।